लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती मेरे दोस्त, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे। तो कैसे आप सब लोग बच्चों, आप लोगों के लिए छोटी सी पोएम बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आज भी हर जगह चलती है और हर जगह एप्लीकेबल है। आप में से कई बच्चों को न्यूमेरिकल के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी के हैं उनको न्यूमेरिकल्स के साथ काफी प्रॉब्लम आ रही है और वो बोल रहे हैं सर और न्यूमेरिकल कराओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो करा सके। तो देखो मैंने आपको क्लियर बोला, न्यूमेरिकल ऐसी चीजें हैं जिसको जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आएंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन को जब आप फील करना एक बार सीख जाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इन पंक्तियों के साथ जो है आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे और मेरी बातों से भी थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे। तो आज चलो अपन स्टार्ट करते हैं, बात कर रहे थे सरल रेखा में गति के बारे में, उसका लेसन नंबर 8 है। 7 लेसन तक हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी, जितनी भी थ्योरी थी हमने सब कंप्लीट कर दी। छोटा सा चैप्टर था, मेन चीजें थी दूरी विस्थापन, दूसरा हमने पढ़ा वेग और चाल, तीसरा हमने पढ़ा त्वरण। ठीक है, टोटल मिला के 5 पैरामीटर खत्म करे। उसके बाद अपन आगे आए, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी गति की समीकरण वो व्युत्पन्न करी। वो करने के बाद हमारा अपेक्षित वेग, ये कुल मिला के चैप्टर का पूरा पार्ट है। और हमने बीच में ग्राफीय विधि भी पढ़ी। ये सब चैप्टर में, बस इतना सही है चैप्टर में, बट इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। आज भी हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल्स ही है, आंकिक प्रश्न ही है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी दिया था, ये वाला। ठीक है, आप में से कई बच्चों का उत्तर आया भी है। अब जिन जिन बच्चों का उत्तर करेक्ट है उनका आपको जो स्क्रीनशॉट है उसके बच्चे के नाम के साथ जो भी उसने आंसर दिया है वो सबसे लास्ट वाले जो थैंक यू वाली स्लाइड है उसमें आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से हमारा बोट वाले जो भैया थे वो गायब हो गए हैं, क्योंकि वो बोट चलाते 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 एक दिन गुजर गया ना, तो वो निकल लिए बाहर, बोट से बाहर निकल लिए। ठीक है ना, इसलिए वो चले गए यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के बहाव की दिशा के विपरीत एक नदी के जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और धरातल के सापेक्ष 1 किलोमीटर प्रति घंटे से आपका जल बह रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारी नाव बना लेते हैं। तो नाव तो रेड कलर की अच्छी नहीं दिखेगी नहीं आपको, तो रियल व्हाइट कलर की नाव बना लेते हैं हमारी। ठीक है, तो ये नाव पे एक सेलिंग पे लगा देते हैं, वो हवा से चलेगा ना। तो ये जो है हमारे पास, हमें नाव की वेग पता है। देखो नाव जो है भाव के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैठी, मतलब हमें नाव की वेग तो पता है, हमें नाव का वेग पता है, लेकिन किसके संदर्भ में? जल के संदर्भ में। तो यहाँ पे हम जल या बहाव को वाटर बोल रहे हैं, तो W लिखेंगे इसके लिए। बोट को यानी हमारी कहाँ गई हमारी नाव को हम बोट बोल रहे हैं, तो इसके लिए B लिख देंगे। और एक हमें बीच में एक बच्चे के बारे में बात करें, इसको चाइल्ड के लिए C लिख देंगे। तो 3 पैरामीटर अपन यूज करेंगे। बालक यानी बच्चे के लिए हम चाइल्ड के लिए C यूज कर लेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जब एब्रिविएशन लिखते हैं ना A B वगैरह उसके लिए, तो उसके लिए C लिखेंगे। हम नाव को बोट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए अपन B लिख देंगे, स्मॉल b। और तीसरा जल के लिए, जल की धारा के लिए, जल को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, तो उसको अपन एब्रिविएशन के लिए W यूज करेंगे। ये 3 चीजें अपन यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, तो हमें नाव का वेग पता है किसके सापेक्ष? आपके जल के सापेक्ष। तो हमें V B W का वेग दे रखा है। ठीक है ना, वो कितना है देखो, वह हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इससे पहले हमें एक दिशा को धनात्मक और एक को ऋणात्मक मानना पड़ेगा। तो आपकी बोट इस दिशा में चल रही है और आपका पानी इस दिशा में बह रहा है। ये जो पानी बह रहा है ये किसके सापेक्ष बह रहा है? किसके सापेक्ष? धरातल के सापेक्ष। तो धरातल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अपन, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड। पहले मैंने आपको बोला था, तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे G। ठीक है, तो हमें वेग पता है किसका? बोट का, सॉरी वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वो कितना है हमारा? 1। लेकिन ध्यान से सुनिए, दोनों की दिशा विपरीत है, तो हमें पहले डायरेक्शन माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो हमेशा से जो मानते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है? धनात्मक, और नेगेटिव साइड क्या हमारा? ऋणात्मक। तो ध्यान से सुनिए, हमारा जो पानी है वो आगे चल रहा है, बोट पीछे चल रही है। पानी ऐसे बह रहा है, बोट पीछे चल रही है। तो ये जो VB है ये कैसा आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा करके एक बार माइनस का साइन और लगा देता हूँ। तो VBW हमारे पास कितना आ गया? -5। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बोट ऐसे पीछे चल रही है, पानी आगे बह रहा है। ठीक है, इस दिशा को धनात्मक माना है, इसको ऋणात्मक माना है। ठीक है, तो जो धनात्मक दिशा है उसमें पानी बह रहा था, इसलिए इसको प्लस लिया है।
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी धरातल के रेस्पेक्ट में, और बोट की यानी नाव का वेग हमें पानी के रेस्पेक्ट में पता है, पानी के सापेक्ष पता है, वो है 5, लेकिन विपरीत दिशा में। पहली लाइन में लिखा है विपरीत दिशा में, इसलिए वहां पे अपन क्या लगाएंगे, -5। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। हमें नाव की धरातल के सापेक्ष चाल निकालनी है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने आपको बोला था बोट किस में है, पानी में। पानी किसके सापेक्ष, पानी किस पे चल रहा है, या पानी किसके ऊपर है, धरातल के सापेक्ष। धरातल का वेग कितना होता है, हमेशा 0। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले हम बोट की वेलोसिटी निकालेंगे वाटर के रेस्पेक्ट में, और फिर वाटर की वेलोसिटी निकालेंगे हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये बोला था मैंने आपको। भाई एक चीज है, उसके ऊपर दूसरी रखिए, उसके ऊपर तीसरी रखिए। तीसरे वाले का वेग जो है पहले वाले के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले तीसरे वाले का दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और दूसरे का पहले वाले के। तो बस वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करा। बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए था, तो बोट का पहले वाटर के रेस्पेक्ट में और वाटर का क्या बोलते हैं आपके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। तो VBW के लिए हमारे पास -5 है, और प्लस आपका VWG जो हमारे पास हुआ कितना आ गया 1। तो यानी हमारे पास VBG कितना आ गया, देखो -4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धरातल के सापेक्ष आपका जो बोट है वो कहां जा रहा है, बोट जा रहा है पीछे की तरफ। कितने वेग से, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, क्योंकि हमने इसको पीछे माना है। तो धरातल के सापेक्ष ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के सापेक्ष चल रहा है। कुछ बच्चों ने कुछ का आंसर करेक्ट दिया है, कुछ का आंसर गलत दिया है, तो जितने भी ना, अगर एक भी आपका करेक्ट होगा तो भी हम आपका कमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारे पास कितना आ गया, -4। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो पहले वाले का उत्तर हमारे पास आया। दूसरा वाला है कि नाव पे अब एक बालक है जो अग्रभाग से पश्चिम भाग की तरफ जा रहा है। अब बोट तो ऐसे चलेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आगे वाला भाग कहां पे, ये इसका आगे वाला भाग हुआ। तो एक बालक जो है हमारा वो ऐसे चल रहा है, आगे वाला भाग। भाई बोट अगर ऐसे चल रही है, ऑब्वियस सी बात है बोट तो सीधी चलेगी, तो बालक यहीं पे खड़ा होगा ना इसके आगे वाले पॉइंट पे। जैसे मैं वो सबने वो देखी होगी ना, कौन सी मूवी थी फिरोज भैया, कौन सी मूवी थी वो जिसके अंदर डूब जाता है, टाइटैनिक। टाइटैनिक में ऐसा दोनों ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े रहते, तो उसका आगे वाला पार्ट होता है। तो बोट ऐसे चलती है, उनका तो जहाज था, हम बोट मान रहे हैं। तो आगे जो खड़े रहते हैं अपन, तो वो आगे वाला पार्ट है। तो मान लो हम आगे से कहां चल रहे हैं, पीछे, अग्रभाग से पीछे की तरफ गए, ठीक है ना। तो इसका आगे वाला पार्ट है, क्योंकि बोट ऐसे चल रही है। तो वो बालक जो है वो यहां से कहां पे गया, यहां पे गया। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो जो बालक है वो आगे से पीछे की तरफ जाता है नाव के सापेक्ष। यानी हमें बालक यानी चाइल्ड की वेलोसिटी पता है, किसके रेस्पेक्ट में, बोट के रेस्पेक्ट में। हमने इस दिशा को कैसा माना है, हमने इस दिशा को ऋणात्मक माना है, यानी और बालक किस तरफ जा रहा है, वो इधर जा रहा है ना, आगे से पीछे। तो प्लस की दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको +6 लिखेंगे। आई होप ये वाला पार्ट भी आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पे लिख देते हैं हम, चाइल्ड की वेलोसिटी बोट के रेस्पेक्ट में वो हमारे पास कितनी थी, 6 थी, 4 थी। तो मैं लिखने में बड़ी गड़बड़ कर देता हूं, 6 प्लस में ली, क्योंकि हमने उस वाली दिशा को धनात्मक माना है। हमसे क्या पूछा है, अच्छा बालक का जल के सापेक्ष वेग क्या होगा और धरातल के सापेक्ष वेग क्या होगा। चलो दोनों निकालते हैं। तो बालक का जल के सापेक्ष वेग निकालना है, तो बालक का पहले बोट के सापेक्ष निकालेंगे और बोट का जल के सापेक्ष। ये दोनों चीज अपने को चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बालक किस में खड़ा है, बोट में, और बोट किस में खड़ी है, पानी में। बालक का किसके सापेक्ष चाहिए, पानी के सापेक्ष। तो पहले बालक का बोट के सापेक्ष और फिर बोट का जल के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो VCB की वैल्यू हमारे पास ऊपर 6 है प्लस का, और बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में भी हमारे पास पता था, कहां गया, हाँ बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में -5 है। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, +1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बालक इस दिशा में चल रहा है, प्लस आया ना, इसलिए बालक इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में किधर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जल के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट है, पहला डाल देते हैं इस पे। तीसरा, नाव द्वारा, अच्छा इसका एक पार्ट और है, धरातल के सापेक्ष भी निकालना था। ओके, तो चाइल्ड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो चाइल्ड का सबसे पहले बोट के रेस्पेक्ट में, बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में, और वाटर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको बोला, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो देखो इसकी वैल्यू तो 6 है, इसकी वैल्यू -5 है, और बोट वाटर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वेग है, अरे चल जा भाई, हाँ तो बोट का कहां गया, वाटर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1 आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास +1 और 1 हो गया 2। यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है इधर की दिशा में, ठीक है ना। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी।
इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, नाव द्वारा धारा प्रवाह के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। नाव द्वारा धारा प्रवाह के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, तो ऑब्वियसली वो पानी पे चल रही है, तो हमें किसका वेग चाहिए, हमें बोट का वेग चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो देखो बोट का वेग हमारे पास वाटर के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी 5 है, और कितना किलोमीटर जाना उसको, 10 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, कितना, 2 घंटे, है ना, घंटे के हिसाब से ना, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है ना। बोट जो है वाटर पे चल रही है ना, और उसको धारा में ही जाना है, धारा की विपरीत दिशा के अंदर जाना है, किस वेग से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो बोट का अपन वेग लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वो कितना है, 5 है, तो दाने में कितना टाइम लगा उसको, 2 घंटे। तो टाइम बराबर दूरी 10 किलोमीटर बटा 4, तो हम यहाँ पे कौन सा वेग लेंगे, बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास वो था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो और ये हमारे पास उत्तर आ गया 2 घंटे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 3 पार्ट थे इसके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अपेक्षित वेग को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। चलो अब अपन आ जाते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, शायद किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि 3.9 के अंदर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो मैंने बोला था मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आप देखना। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 3.9 एग्जाम्पल है, लिखा इस पे, 2 समानांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है, और एक रेलगाड़ी ए से उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, और दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ए के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग, बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग, रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दौड़ते हुए बंदर के वेग की गणना करें जो पृथ्वी द्वारा खड़े किसी व्यक्ति, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है इसमें, एक एक करके समझते हैं। तो देखो पहले तो 2 रेल ट्रैक हैं, ये पहला रेल ट्रैक और ये दूसरा रेल ट्रैक, ठीक है ना। ये हमारा रेल ट्रैक नंबर 1 और ये रेल ट्रैक नंबर 2। तो पहले वाले रेल ट्रैक पे ए वाली ट्रेन जा रही है और दूसरे वाले पे दूसरी। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन नॉर्थ और साउथ। आई होप सबको इतना आता हो। अब हम इसके ऊपर हमारी वो चला देते हैं रेलगाड़ी। तो हमारी जो रेलगाड़ी नंबर ए है वो उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की से जा रही है। तो जो वी ए का वेग है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि उसने बोला ना कि है ना वो चल रही है, तो मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है। तो कितने वेग से चल रही है वो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा अच्छी टर्म नहीं है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया 5/18 से गुणा करते हैं, पहले बता रखा है कैसे निकालते हैं। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कम 18 36 18 54 आएगा, 3 बार कटा और 3 पंजे 15 हो गया, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ऐसे बी का भी वेग निकाल लेते हैं। वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 × 90 और 5 × 30 हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। गड़बड़ तो नहीं कर दी, 90 × 5/18 देखा कर ही दी थी, मुझे लग ही रहा था 25 आएगा ना। तो 25 आ गया, ठीक है। तो ये 25 आ गया और 15 आ गया, कैसे आया, 5/18 से गुणा करके। तो अब हमें ध्यान से समझना है कि जो पहली रेलगाड़ी है वो उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये वाली रेलगाड़ी को अपन उत्तर की तरफ ले जाते हैं, है ना, ऐसे जा रही है। और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी नंबर 2, वो दक्षिण की तरफ जा रही है। अब ऑब्वियसली बात है, जब अपन अपेक्षित वेग के बारे में बात करते हैं तो एक दिशा को धनात्मक और एक को ऋणात्मक मानना पड़ता है। जैसे पिछले वाले भी क्वेश्चन में हमने जो हमारा राइट हैंड साइड था ये वाला, उसको धनात्मक माना था और लेफ्ट को हमने ऋणात्मक माना था। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल देते कि ऊपर वाली दिशा धनात्मक, कुछ भी ले सकते हो, कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैंने बोला वही लो, आपकी इच्छा करे जो लो। तो ऊपर वाले को धनात्मक लिया और नीचे वाले को क्या लिया अपन ने, ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका वेग जो है ए वाले का वो धनात्मक और बी वाले का कैसा हो, ऋणात्मक। तो इसके आगे मैं ऋणात्मक का साइन लगा देता हूँ। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अपेक्षित वेग चाहिए हमें। तो उसने अपने से बोला है ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग, तो ए का वेग माइनस बी का वेग। बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, तो आप सीधी सीधी वैल्यू यूज कर सकते हो। तो देखो कितना आएगा, 15 माइनस 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 हो गया, अरे लगा देता हूं मैं पहले, तो माइनस का साइन है और माइनस का 15 कितना 25 सॉरी। तो देखो कितना आ गया हमारे पास, 15 और 25 हो गया हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकेंड,
और दोनों विपरीत है ना, तो ऑब्वियसली बात है वेग हमेशा जोड़ता ही है। और फिर b के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग निकालिए। तो b के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग, b के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग, ये तो पूछ रहा है अपन से VBG, वो तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। वो कितना है -25। इसमें तो कुछ निकालने जैसा था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूछा इसलिए अपन ने लिख दिया। ठीक है, 2 पार्ट हमारे हो गए। इसके बाद देखो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, रेलगाड़ी ए पर। तो हमारी रेलगाड़ी ए कौन सी, ये रही। अब इसकी छत पे एक बंदर बैठा है और वो बंदर भी चल रहा है। तो व्हाइट कलर लेते हैं। हाँ, तो हमारा एक मंकी है। अब मंकी तो मेरे को बनाना आता नहीं है, तो मैं है ना मान लेता हूँ ये गोला ही मंकी हमारा। ये हमारा कौन है, बंदर। तो बंदर इस पे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी ए की छत पर गति, रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है। मतलब रेलगाड़ी अगर उधर जा रही है तो इसकी विपरीत दिशा कहूंगी नीचे, यानी वो साउथ की तरफ जा रहा है। किस वेग से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, लेकिन रेलगाड़ी ए के सापेक्ष। यानी बंदर का वेग हो गया मंकी, बंदर मतलब मंकी, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, लेकिन वो कहां जा रहा है, नीचे, इसलिए क्या आएगा माइनस। ठीक है, और कितना दे रखा है 18, 18 को कन्वर्ट कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5/18 से गुणा करा तो हमें बंदर ए का वेग मिल गया रेलगाड़ी के सापेक्ष। ठीक है, अब दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा। अब कोई पृथ्वी पर खड़ा अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इसको, तो कैसे देखेगा, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, इस मंकी का वेग निकालना है ग्राउंड के सापेक्ष। तो देखो सिंपल है, सी पॉइंट में हमें मंकी का वेग चाहिए, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। तो पहले मंकी किस पे बैठा है, ए पे, और ए किस पे चल रही है, ग्राउंड पे। सीधा सीधा कर दो, सिंपल। जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना तो ऐसा लगाते हैं, और जब एक चीज पे दूसरी हो, दूसरे पे तीसरी हो, ऐसे चल रही हो तो अपन ऐसा लगाते हैं, सिंपल। तो मंकी का वेग जो है ए के सापेक्ष -5 है, और ए का जी के सापेक्ष कितना है, 15। तो ग्राउंड पे खड़ा कोई बंदा अगर उसको देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखेगी, उसकी 10 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत ईजी होता है अपेक्षित वेग, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना बस। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। चलो चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी यही कर दिया, मैंने तो एक पेज छोड़ा था, सोचा लंबा हो जाए तो। ठीक है, चलो थर्ड वाला एग्जांपल देखो हमारा, ये बुक का प्रॉब्लम है। बुक का फर्स्ट और सेकंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि थ्योरेटिकल था, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। उसके अंदर अपने को वो बिंदु द्रव्यमान पूछे कि कौन कौन बिंदु द्रव्यमान है, जिस लंबाई पे वो चल रहा करो बहुत बड़ी है और उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है, तो बिंदु द्रव्यमान मार्क कर देना। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो एक महिला अपने घर में प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। तो मान लो आपकी मम्मा जो है वो क्या बोलते हैं, वर्क कर रही है, किसी मतलब टीचर वीचर है, स्कूल में जाती हैं या बैंक में जाती हैं या कहीं और जाती है। तो ऐसे एक महिला है, ठीक है, वो महिला 9 बजे अपने घर से निकलती है, वही सरकारी आदमियों का टाइम है। 2.5 किलोमीटर दूर उसका कार्यालय है, मतलब ऑफिस है, और वो सड़क पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, उसके बाद चल गई, अब वहां पे रुकी, मतलब ऑफिस में रुक के काम किया, काम करने के बाद वापस जब आई तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा में उसने चढ़ गई। बोले अब तो मैं पैसा बचाऊंगी, मैं थक गई, अब मैं पैसा नहीं बचाऊंगी, मैं थक गई हूं, तो मैं ऑटो रिक्शा से जाऊंगी। सुबह सुबह फ्रेश थी, वॉक भी हो जाती, दल बदल चल दी, और अभी ऑटो रिक्शा ले ली। तो ऑटो रिक्शा ले ली और वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी हमारी ऑटो रिक्शा। ठीक है ना, ऑब्वियसली अभी भी उसका घर 2.5 किलोमीटर दूर ही है। तो मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। ये उस महिला का घर है, होम स्वीट होम, और ये महिला का ऑफिस है, ठीक है ना, कार्यालय। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है ना, प्रातः काल महिला 9 बजे घर से निकलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चली और चल दी, साफ साफ दिख रहा है 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 मिनट लगेंगे उसको, आधा घंटा। और ऑफिस से जब वो वापस आई, इधर की तरफ आई, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए ऑटो रिक्शा में बैठ गई। और कितनी बजे निकली अपने उससे दफ्तर से, 5 बजे। ठीक है ना, वैसे आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.1, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल 0.1 मिलेगा। 0.1 का मतलब कितना हो गया, 0.1 घंटा। कन्वर्ट कर लो उसको मिनट के अंदर तो 6 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, देखो ओरली हो जाती है ऐसी चीजें, छोटी मोटी सी चीजें। तो हमें सबसे पहले इसका एक्स टी कर्व बनाना है। एक्स का सीधा सीधा मतलब है बेटा दूरी से, विस्थापन से नहीं है। हमें इसका दूरी समय वक्र बनाना है ना।
हमें इसका दूरी समय वक्र बनाना है। तो ध्यान रखना दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो देखो स्टार्टिंग में सुबह हो रही है, तो इसको घंटे में ले लेते हैं, मतलब आवर्स में, सॉरी इसको तो किलोमीटर में, और टाइम को अपन ले लेते हैं घंटे में। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब देखो घर पे 9 बज रही, मतलब सुबह मॉर्निंग के अंदर उसने कितनी दूरी तय करी, उसने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा जब वो होम से ऑफिस गई? तो पहले केस में समय बराबर दूरी बटा 4, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, 2.5 बटा 5 आपको मिल जाएगा 1 बटा 2, यानी 0.5 घंटे। तो यानी 9:30 बजे वो ऑफिस पहुंच गई थी। 9 बजे अपने घर से निकली, चलते 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 उसकी दूरी बढ़ी, एक समान रूप से बढ़ी, क्योंकि उसका वेग एक समान है तो हम बढ़ाएंगे उसका वेग। ये एक समान रूप से बढ़ी, बड़ी 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 बड़ी। उसकी दूरी कितनी थी, कितनी दूरी तय करी उसने? 2.5 किलोमीटर। तो ये दूरी हमारी कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5। अगर आपने यूनिट ऊपर लिख दिया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कितने बजे की कहानी है? ये 9 बज रही थी और 9:30 पे वो ऑफिस पहुंच गई। अब वो ऑफिस में बैठी है, मतलब उसकी दूरी चेंज नहीं हो रही, उसकी दूरी समय के साथ चेंज नहीं हो रही। और ये ऐसा कब तक हो गया? शाम के 5 बजे तक। 5 बजे के बाद उसने अब ले ली टैक्सी। ठीक है, उसने अब क्या ले लिया? टैक्सी ले ली। अब वो कहां जा रही है यार? एक्स का मतलब हमें यहाँ पे ना विस्थापन ही लेना चाहिए। चलो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, मैं आपको विस्थापन भी बता देता हूँ और मैं आपको समय भी बता देता हूँ, मतलब दूरी भी बता देता हूँ और विस्थापन के लिए बता देता हूँ, दोनों के लिए कर देते हैं। तो देखो वापस देखो, अब वो घर पे लौटी, कितनी वेग से लौटी है? इस बार वो ऑफिस से घर जा रही है, ठीक है ना, ऑफिस टू होम। समय कितना लेगी वो? दूरी 2.5 और वो कितना लिया उसने? 25, यानी 0.1 घंटा। 0.1 घंटे का मतलब होता है 6 मिनट, लेकिन हमने उस वही लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मतलब इसका मतलब हो गया ना 6 मिनट। तो 5:06 पे वो घर पहुंच जाती है, तो उसकी दूरी तो अभी भी बढ़ी, दूरी तो अभी भी धनात्मक ही है। तो अगर ये दूरी समय वक्र है तो अपने को तो उसको घर पहुंचाना है, तो उसकी दूरी जो अभी भी दूरी तो बढ़ रही है ना, तो हम उसका कर्व ऐसा बनाएंगे। ठीक है ना, 0 से बढ़ी, मतलब सॉरी 2.5 किलोमीटर से बढ़ी, 2.5 से कितनी हो गई वो? 2.5 से कितनी हो गई वो? 5 किलोमीटर। और कब तक बढ़ी वो? कितने टाइम पे बढ़ी? 5:06 पे। अगर आप इसको विस्थापन समय वक्र मानते हो तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता। ये अगर मान लो विस्थापन है, पहले हमने दूरी मानी थी ना, अगर मान लो आप विस्थापन मान के चलते हो, जिसको आप किलोमीटर में ले रहे हो और समय को आप घंटे में ले रहे हो, तो पहले तो विस्थापन बढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे पहले था वैसे का वैसे। पहले विस्थापन बढ़ रहा है, 9:30 तक बढ़ा विस्थापन, मैक्सिमम भी हुआ, ठीक है, 2.5 किलोमीटर रहा। उसके बाद वही नियत रहा, तो ये 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ये नियत रहा, ठीक है। उसके बाद विस्थापन कम हुआ, क्योंकि वापस वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गई। भाई मैं चल रहा था, मेरा विस्थापन बढ़ा, वहां पे बैठा रहा, विस्थापन वैसा का वैसे रहा, चेंज नहीं हुआ, पीछे गया, विस्थापन कम हुआ और फिर लास्ट में क्या हो गया? 0। तो शाम को 5:06 पे उसका विस्थापन 0 हो जाता है, क्योंकि वापस घर पहुंच जाती है। तो अगर आपसे कोई दूरी पूछे तो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन आपका जो विस्थापन है वो आपका कैसा हो जाएगा? वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा एट द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमें ग्राफ बनाना था, बन गया इसका ग्राफ, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए मैंने एक ही पेज छोड़ा क्योंकि मुझे पता था छोटा क्वेश्चन है। 3.4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे चलता है, फिर उसके बाद 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे चलता है। तो सर कैसे कैसे क्वेश्चन डालते हैं एनसीईआरटी वाले कि एक शराबी जो है एक तंग गली के अंदर 5 कदम ऐसे, मतलब पीप हुआ के आगे चल रहा है, 5 कदम आगे चला, फिर लुढ़क के 3 कदम पीछे आ गया, फिर कहाँ 5 कदम आगे गया, फिर लुढ़क के 3 कदम पीछे आ गया। तो फिजिक्स वालों ने उनको भी नोट कर लिया, बोले इसको भी देखते हैं इसकी गति कैसे चल रही है। और हर कदम के अंदर वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 1 सेकंड में, ठीक है। मतलब अगर वो 5 कदम आगे गया है, 1 2 3 4 5 कदम, इसमें उसने 1 मीटर तय करा 1 सेकंड में, वो ऐसे करते करते, तो पहले 5 कदम में उसने 5 मीटर की दूरी तय करी है 5 सेकंड में, ठीक है। और इसी टाइम, मतलब इसके आगे उसने 3 पार्ट कर दिए, एक 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 के
इस बार उसने जो दूरी तय करी है वो 3 मीटर की, और टाइम कितना लिया उसने, 3 सेकेंड्स। ठीक है, इस बार उसने टाइम कितना लिया है, 3 सेकेंड का लिया है। तो एक बार में मतलब कुल मिला के 2 मीटर की उसने दूरी तय करी, 5 आगे 3 पीछे, तो मतलब कुल मिला के वो 8 सेकंड में, कुल मिला के 8 सेकंड में वो सिर्फ 2 मीटर की दूरी तय कर पाया। सिंपल सा लॉजिक तो अभी ये बोलता है। उसकी गति को xt का मतलब विस्थापन समय वक्र पे बताना है अपने को, और उसके लिए किसी अन्य विधि से या इसी विधि से बता दो कि 13 मीटर दूर अगर कोई गड्ढा है तो उसमें वो कब जाके गिर जाएगा। तो पहले इसका वक्र बना लेते हैं, फिर अपन इसकी जो भी इसने कहानी पूछी हो बता देंगे। तो अपन इसका विस्थापन समय वक्र बना रहे हैं, दूरी समय नहीं बना रहे। तो विस्थापन मीटर में है और ये समय जो हमारा दूरी में है, सॉरी समय जो है हमारा वो किस में है, सेकंड्स में। तो देखो ध्यान से सुनना, 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक उसका विस्थापन बढ़ता है। 0 से लेके 5 सेकंड तक उसका विस्थापन एक समान रूप से बढ़ा। तो ये 5 सेकंड हुए, कितना बढ़ा, 5 मीटर पे पहुंचा। अब 5 सेकंड के, क्योंकि अब पीछे आया ना, विस्थापन के बारे में बात करें तो पीछे आया तो एक समान रूप से उसका विस्थापन घटा। एक समान रूप से उसका विस्थापन क्या हो गया, घट गया। वो भी कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। हाँ 3 सेकंड में उसका विस्थापन 3 मीटर से घट गया, मतलब अब उसकी पोजीशन क्या है, 2 मीटर। अब आगे वो यहां पे 8 सेकंड में उसका विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट टाइम में भी सेम कहानी चल रही है। नेक्स्ट टाइम में वापस अभी 2 मीटर है ना, 2 से फिर आप बढ़ा लो आगे, भाई 5 कदम आगे चला तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो ये आगे चला 7, कितने सेकंड पर, 8 सेकंड हो चुके हैं। 5 सेकंड लगाएगा 5 मीटर की दूरी तय करने में, तो 8 और 5 हो गया हमारे पास 13 सेकंड। 13 सेकंड में वो यहां पे पहुंचा। ठीक है, 7 मीटर की दूरी उसने तय कर ली। उसके बाद वापस वो 3 कदम पीछे आया। 3 कदम पीछे आने के, सॉरी हाँ 3 कदम पीछे आया तो 7 पे था, 7 से वापस किस पे आ गया, 4 पे। 4 थोड़ा से नीचे होगा तो ये हमारा हो गया 4। कितने सेकंड पर, 5 सेकंड लगाया उसने, नहीं सॉरी 3 सेकंड लगाया ना, पीछे गया ना, हाँ 3 सेकंड लगाया, तो 13 और 3 हो गया 16 सेकंड। ठीक है ना, ऐसे आप कर्व बनाते जाओगे, अप डाउन आते जाएंगे। तो ऐसे बनाते जाओगे तो ग्राफ से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ऐसे ऊपर जाएगा ये वापस। अब वापस देखो, क्योंकि 13 तक तो उसको पहुंचा नहीं है, चलो कर लेते, ग्राफ से कर लेते। तो अभी वो 4 पे पहुंच गया, वापस 4 से वापस 5 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 4 और 5 कितना हो गया हमारा, 9। तो वापस अब कितने सेकंड ले रहा है वो, 5 सेकंड। तो कितना सेकंड हो गया उसका, 21 सेकंड, 21 सेकंड्स। और अब उसने कितनी दूरी तय कर ली, पहले कितना था वो 5 नहीं 4 के बाद उसने 5 मीटर की और दूरी तय करी, तो 4 और 5 9 मीटर हो गया। लेकिन बेचारा फिर लुढ़क गया। लुढ़क के पीछे कितना सेकंड आया, कितनी मीटर की दूरी पे आया, 3 सेकंड। तो मैं नीचे वाले को रब करता हूं, हाँ तो 3 सेकंड वापस पीछे आया, बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला ये। तो 3 सेकंड लाया, पीछे हो गया, और 9 से कितने पे पहुंच गया वो, अब 9 से 3 कम करो, 6 आ गया। तो अब आ गया वो 6। ठीक है ना, अगले 3 सेकंड में तो 21 और 4 कितना हुआ, 24। ध्यान से सुनना, अब लास्ट होने वाला है। अब 5 कदम और आगे बढ़ा लो। ठीक है ना, अब 5 कदम जब वो और आगे बढ़ेगा तो 6 और 5 हो गया 11। ठीक है, 11 थोड़ा और ऊपर होगा, मैं आपको बता देता हूं। 6 और 5 में यानी 5 सेकंड और लगा, यानी 29 सेकंड तक वो 11 पे पहुंचेगा। अगली बार आप बना लेना इसको, आगे और प्रोसीड करना। फिर 29 सेकंड के बाद क्या बोलते हैं, 29 सेकंड पे वो किस पे पहुंचा हमारा, 11 पे। फिर 3 कदम पीछे आया। 3 कदम पीछे आने का मतलब है वापस किस पे पहुंच गया, 8 पे। 8 पे पहुंचने के बाद वापस 29 सेकंड में 5 और जोड़ दो आप। ठीक है ना, 5 सेकंड ही लेगा ना, हाँ 29 और 5 34 सेकंड के अंदर वो 13 मीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 8 पे पहुंच गया। 8 पे पहुंचने के बाद 5 मीटर और जोड़ो, कितना हो गया, 13। लेकिन इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये तो ग्राफ से कर लिया। दूसरे मेथड से बोल रहा है, करना चाहो तो कर लो। स्टार्टिंग के 8 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, 2 मीटर। 5 आगे जा रहा है, 3 पीछे आया, तो 8 सेकंड में तय दूरी, सॉरी में तय विस्थापन, दूरी तो ज्यादा हो गई, तय विस्थापन कितना है हमारा, 5 - 3 यानी 2 मीटर। पहले 8 सेकंड में 2, दूसरे 8 सेकंड में 2, तीसरे 8 सेकंड में 2, चौथे 8 सेकंड में 2, 2 2 2 2 करो, कहां तक पहुंचे, 8 तक। तो 8 चौक
सॉरी 8 सेकंड का टाइम है ना, हर बार 2-2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। पहले 8 सेकंड में 2 4 6 8, तो 8 मीटर तक तो ले आओ उसको, तो 8 4 जाओगे 32। फिर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 8 ही सेकंड हुए ना, हाँ 8 और 5 13, 2 मीटर की दूरी तय करा, बिल्कुल सही है। तो 32 सेकंड बाद 32 सेकंड में तय विस्थापन कितना हुआ? 32 सेकंड बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? पर 5 फिर 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 24, 24 5 29, 29 के बाद 3 आएगा 32। हाँ ठीक है, सही तो चल रहे हैं। तो 32 सेकंड में उसने कितना विस्थापन तय कर लिया? 8 मीटर। ठीक है, अब वो 8 मीटर तय कर चुका है। अब अगले जब वो 5 कदम चल जाएगा तो 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 13। तो अगले 5 सेकंड में वो नीचे गिर जाएगा। तो 32 के बाद 37वें सेकंड में तय विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा? 8 प्लस आपका 5 यानी 13 मीटर। यानी उसको कितना टाइम लगा? 37 सेकंड का टाइम लगा गड्ढे में गिरने में। ठीक है, टोटल 37 सेकंड का टाइम लगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अप्स एंड डाउन का एक ग्राफ बड़ा अजीब सा बना। ठीक है, क्योंकि ऐसा दे नहीं रखा ना उसका वेग कितना, तो यूनिफॉर्म ही मान के चलेंगे, एक समान मान के चलेंगे। तो एक समान से बढ़ रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपेक्षित वेग का क्वेश्चन है। तो कोई जेट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने उत्पादों को बाहर निकालता है, और जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इस दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? तो देखो सिंपल है, ये हमारा रॉकेट है, लेकिन रॉकेट साइड जैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। अरे यार, में से रॉकेट जैसा कुछ बनेगा नहीं, तो मान लेना यार, नहीं अच्छा नहीं बना, बहुत गंदा है। इससे तुम्हें रॉकेट की पिक्चर डाल देता ना, फील आ जाता आप लोगों को। हाँ, तो मान लो ऐसा है रॉकेट, तो ये कुछ ऐसा रॉकेट मान लेते अपन। ठीक है ना, वैसे तो जेट बोला उसने, जेट का वो प्लेन होता है ना, बहुत साउंड की स्पीड से चलता है, वो वाला है ना, अपन रॉकेट मान लेते हैं अभी के लिए। तो जो है इसका जो वेग है वो कितना है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है हमारा कोई जेट। तो ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यह जेट यान के सापेक्ष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने उत्पादों को बाहर निकालता है। मतलब इसके जो उत्पाद है वो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाहर निकल रहे हैं। किसके सापेक्ष? इस जेट के सापेक्ष। जबकि इसका खुद का वेग कितना है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। किसके सापेक्ष? ग्राउंड के सापेक्ष। जबकि ये जो अपन ने निकाला है ये प्लेन के सापेक्ष है। जेट है ना, तो ऐसा बोल देते हम कि है ना, इस दिशा को धनात्मक मान लेते वही, और इसको क्या मान लेते? ऋणात्मक। तो हमें ये जो दे रखा है 500, ये हमारे जेट का वेग है धरातल के सापेक्ष। अब जेट और धरातल भी लिख सकते हो। ये कितना है हमारा? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और हमारे ये जो उत्पाद है, उत्पाद, हाँ सही लिखा हमने। और इसका जेट के सापेक्ष देखो वेग कितना है, उल्टी दिशा में ना, तो माइनस का 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि है ना, दहन उत्पादों की जमीन पर खड़े सापेक्ष प्रेक्षक के अपेक्ष, मतलब प्रेक्षक के सापेक्ष क्या वेग होगा? तो देखो हमें उत्पाद का वेग चाहिए, है ना, उत्पाद का वेग चाहिए ना हमें, किसके सापेक्ष? धरातल के सापेक्ष। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम उत्पाद का वेग निकालेंगे जेट के सापेक्ष, और फिर जेट का वेग निकालेंगे धरातल के सापेक्ष। आई होप सबको समझ आ गया होगा, सीधी बात है। देखो कितना हुआ, उत्पाद का वेग जेट के सापेक्ष माइनस 1500 है और प्लस 500 इसका वेग है, तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी किसी भी बंदे को पीछे धुआं निकलते हुए दिखेगा, कितनी स्पीड से? माइनस, मतलब 1000 की स्पीड से, माइनस डायरेक्शन बता रहे। ठीक है, कुछ नहीं, इसका इसके सापेक्ष वेग दे रखा था, इसका धरातल के सापेक्ष दे रखा था, इसका धरातल के सापेक्ष पूछ रहा था, तो इसका पहले इसके सापेक्ष निकाला, फिर इसका धरातल के सापेक्ष, तोड़ दिया दोनों को सीधा सीधा, बस डायरेक्शन एक धनात्मक ऋणात्मक मान लेना, खत्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समानांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा के अंदर चल रही है। ठीक है, तो हमारी दोनों रेलगाड़ियां ऐसे चल रही हैं, पहली रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। पहली जो रेलगाड़ी है वो यहाँ चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है,
पर कुछ कैच है, कैच ये कि ए बी से आगे, ए बी से आगे, तो ए को बी से आगे करना पड़ेगा अपने को। तो मान लो कि थोड़ा बड़ा बना देते हैं, रेलगाड़ी जैसी दिख नहीं रही है, तो एक रेलगाड़ी को अपन इस कलर से बना देते, तो बी वाली रेलगाड़ी है, और ए वाली रेलगाड़ी को ऐसा करते हैं ग्रीन कलर से बना देते, तो ये इससे आगे है, ठीक है ना। ए वाली आगे है, बी वाली आगे है, दोनों सेम वेग से चल रही है। ये 72 किलोमीटर, ये भी 72 का मतलब कितना हो गया, 5/18 करो, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड से और ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। पर ये वाली इससे आगे, जस्ट इससे आगे, जस्ट टच, इतना डिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके आगे, ऐसा मान के चलते हैं। क्वेश्चन में लिखेगा नहीं, आपको मानना पड़ेगा। तो अब उसने बोला प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 400 है, तो ये भी 400 है और ये भी 400 है, ठीक है ना, दोनों सेम ही लेंथ की है। और इसके बाद देखो बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, ये चाहता है कि मैं उसको चेस करूं, मैं उसको पीछे छोड़ूं, तो उससे पीछे छोड़ना चाहता है, वो उसको निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड एक से आगे निकल जाता है, तो दोनों के बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में, हाँ इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा, तो स्टार्टिंग में अपने को दूरी नहीं पता, ये थोड़ा हमसे गड़बड़ हो गया, हमें दूरी नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा काम, इसको और पीछे ले जाते हैं, है ना। कितना पीछे हमें पता नहीं, बस ये इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी है। ये वाली जो दूरी है ये हमें निकालनी, ये वाली दूरी स्टार्टिंग में कितनी दूरी थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है। हमारे चालक को, जो बी वाला चालक है, उसको कितनी दूरी तय करनी है इससे आगे निकलने के लिए। देखो हम बोलते हैं कि कोई चीज कब किससे आगे निकल गई, जब ये एग्जैक्टली पूरी की पूरी इसके आगे आ जाए। तो देखो 400 इसका, 400 इसका, भाई जब देखो ये पहली ट्रेन है, ये 400 की मीटर की, और ये दूसरी भी ट्रेन 400 मीटर की, तो इससे आगे कब निकलेगी, ये इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। भाई यहाँ पे अगर ये खड़ी होती तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी, 400 इसकी, 400 इसकी। जब इसका पूरा का पूरा लास्ट वाला डब्बा उसको जस्ट क्रॉस कर देगा ना, तो हम बोलेंगे कि वो उससे आगे है, जब पूरी की पूरी ट्रेन उससे आगे हो। तो ये चीज समझिए कि टोटल दूरी इसको कितनी तय करनी है, 800। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, तो उसको अभी से हम x मान लेते हैं। तो कुल मिला के बी वाले को कितनी दूरी तय करनी है, कुल तय दूरी 400 प्लस 400 ट्रेन का 800 और प्लस x जो दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी थी। ट्रेन ए आगे है, बी पीछे, दोनों के बीच में मान लिया अपन ने x दूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल दूरी आ गई 800 प्लस x। अब जो हमारा चालक है वो इतने त्वरण से चलता है और 50 सेकंड में उसको चेस कर लेता है। सीधा सीधा दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो s कितना है, हमारे को कितनी दूरी तय करवानी है, 800 प्लस x। प्रारंभिक वेग कितना था, 20। टाइम कितना लिया उसने, 50, और प्लस 1/2, एक की वैल्यू 1 है और ये 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 800 प्लस x बराबर 1000 आ गया हमारे पास, प्लस 1/2 और गुणा 50 इंटू 50 कर लो। तो एक सॉल्व करने पे तो आ गया 25, 25 पंजे कितना होता है, 125, शायद 125 ही होता है ना, 125 ही होता है, 125 और जीरो लगाओगे तो आएगा 1250। 800x प्लस 1000 प्लस 1250, दोनों को जोड़ दो, 1000 प्लस 1250 हो गया 2250। अच्छा ये प्लस है बीच में, तो नेक्स्ट पेज पे देखो 800 प्लस x बराबर 2250, है ना। हाँ तो हमें x का मान चाहिए था, तो ले जाओ इसको उधर, 2250 में से आप 800 माइनस कर लो, तो जाएगा तो कितना बचेगा, 1450 मीटर की दूरी। ये आ गया हमारे पास, सिंपल इजी। समझे, हमें पहले उन दोनों की दूरी नहीं पता थी, दूसरी वाली ट्रेन का 400 मीटर, पहली वाली ट्रेन का 400 मीटर और उन दोनों के बीच की दूरी x, ये तीन चीजें उसको तय करनी है, ठीक है। तो तीनों को अपन ने एक साथ लिखा, 400 प्लस 400 प्लस x, ठीक है, तीनों चीजें। चलो ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन और डालते हैं, ठीक है। तो दो लेन वाली किसी सड़क पर कार A 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही दो कारें B व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, B और C जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार A तक पहुंचना चाहती है। कार किसी समय दूरी AB व AC आपस में बराबर हो जाती हैं
और दोनों 1 किलोमीटर हैं। कार बी ने यह निर्णय लिया कि वह सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वह कार ए से आगे निकल जाएगी। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सही क्वेश्चन है, थोड़ा फील करना बहुत कंपलसरी है। देखो क्या है, सबसे पहले तो एक कार है, ये एक हम फिक्स कर लेते हैं कार है, ठीक है ना, ये कार है हमारी फिक्स चल रही है। ये कौन सी कार है? ए। कितने वेग से चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से करो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। आई होप इतना तो आता होगा, सबने समझ लिया। तो ये हमारी ए कार है। अब ए एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में बी और सी चल रही है, एक बी चल रही है, एक सी चल रही है। तो पहले उसने बी के बारे में बोला, तो बी इसकी दिशा में और वो इसकी दिशा में, 2 लेन वाली सड़क पे चल रही है ना, तो एक हम बी को अलग कलर से बना देते हैं और सी को अलग, तो हमारी बी हो गई। ये बी चल रही है, वो इसी दिशा में चल रही है, और सी जो है वो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, इसलिए ये वाली जो कार है, रेड कलर की जो कार है हमारी, वो इस दिशा में चल रही है, सी। ठीक है, ये ऐसा उसने बोला। उसके बाद उसने बोला है जिसमें से प्रत्येक की चाल, इनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि इसको चेस करना चाहते, तो 54 के हिसाब से 18 के 18 36 18 54, और 3 गुणा 5 आपको मिला 15, यानी ये भी 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, और ये महारानी भी 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों चेस तो कर पाएंगे, क्योंकि इसका वेग इससे ज्यादा है, इसका भी वेग इससे ज्यादा ही है, चेस तो हो ही जाएगी, मतलब पकड़ तो लेंगे ही। तो ए जो है कार ए, अच्छा क्या है, बी और सी तक चलती है, कार ए तक पहुंचना चाहती है, दोनों की दोनों ए को क्रॉस करना चाहती है, मतलब थोड़ा दूर दूर को, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पास पास बना दिया। तो किसी समय पर हम मान लेते हैं कि ए की दूरी बी से और ए की दूरी सी से सेम है। मान लो ये ए है, ये आपकी बी यहां पहुंची गई और सी यहां पहुंची गई, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी ए सी, और इन दोनों की, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया, अच्छा ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी ए बी और इन दोनों के बीच की दूरी ए सी। किसी समय पर दोनों बराबर हो जाती है, और दोनों किसके बराबर हो जाती है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब ये भी 1000 मीटर हो जाती है और ये भी 1000 मीटर, किसी समय पर, किसी क्षण विशेष पर उसने ऐसी बात बोल दी। ठीक है, अब कार बी ने यह निर्णय लिया कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले, मतलब बी ने ऐसा सोचा कि जब तक कार बी ए तक पहुंच जाए उससे पहले मैं क्या बोलते हैं, पहुंचने से पहले वह कार ए से आगे निकल जाए। तो वो चाहती है ए जो है उससे आगे निकल जाए। ठीक है, अगर वो उससे आगे निकल जाएगी तो दुर्घटना नहीं होगी, ये सब बोल रही है। तो पूछ रहा है कि कार बी को कितने न्यूनतम त्वरण की आवश्यकता होगी, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए, इसको इस तक पहुंचने से पहले। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि सी ए तक कितनी देर में पहुंचेगी। अब जितने टाइम में सी ए तक पहुंचेगी उससे पहले अगर ये पहुंच गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले सी के द्वारा ए तक पहुंचने में समय की गणना करनी है। देखो ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। जब दो विपरीत दिशाओं में वेग चलता है, यानी अगर मैं सी का ए के रेस्पेक्ट में वेग निकालूंगा, तो आपको पता है कि मुझे सी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो 15 में से जब आप माइनस 10 हो गया ना, तो ये हमारा हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड। विपरीत है ना, जोड़ दो सीधा सीधा, या फिर आप वही सी माइनस ए कर सकते हो, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है सी की। इसका क्या मतलब है, ए को मैंने स्थिर मान लिया कि ये चल ही नहीं रही, और सी उसकी तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। ऑल्दो हो ऐसा रहा है कि दोनों चल रही हैं, लेकिन जब हम अपेक्षित की बात करें तो एक स्थिर हो गई, मान लो एक स्थिर हो गई ए, और सी उसकी तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। तो उसको कितनी दूरी तय करनी, 1000। कितना समय लगेगा, समय सी द्वारा लिया गया समय, तो सी द्वारा लिया गया समय, तो उसने कितना समय लिया, उसने लिया 1000/25, यानी 40 सेकंड का उसने समय लिया, यानी वो 40 सेकंड में इस तक पहुंच जाएगी। तो बी को क्या करना है, इसको 40 सेकंड से पहले इसको चेस पढ़ना है। मतलब अगर बी 40 सेकंड से पहले इस तक पहुंच जाती ए तक, तो वो दुर्घटना को रोक सकती है। तो उसने बोला कि मेरे को इससे 40 सेकंड पहले पहले पहुंचना है, तो हमको इसका त्वरण निकालना है। उसको दूरी कितनी तय करनी है, बी को दूरी तय करनी है 1000 मीटर। वो कितने प्रारंभिक वेग से चल रही है, कितना था उसका वेग, ये रहा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों सेम दिशा में चल रही है, तो 15 मैंने 10 करना पड़ेगा, यानी अब उसका एक्चुअल वेग कितना हो गया, सॉरी 10 है ना, 5 थोड़ा है,
ये सेम दिशा में चल रही है ना, तो हम अपेक्षित वेग ही लेंगे यहाँ पे। तो हमारा अपेक्षित वेग कितना आया 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ए जो है सॉरी बी जो है ए के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और उसे 1000 मीटर की दूरी तय करनी है, वो भी कितने समय में 40 सेकंड से पहले। तो हम अभी टाइम को 40 सेकंड ही ले लेते हैं, ठीक है ना, हमें 40 सेकंड ही लेके चलना है क्योंकि हम उससे पहले बता नहीं सकते कितना टाइम लेगी। 39.99999 समय का समय लेगी तो उसको पहले चेस कर देगी, तो लगभग इसको 40 ही लेते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारे पास है, u है, s है, तो हमें क्या निकालना है a। तो साफ साफ दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा काम हो जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूरी कितनी तय करनी है उसे 1000, वेग कितना है उसका 5, a के सापेक्ष, समय 40 सेकेंड प्लस 1/2, a का मान हमें निकालना है और ये हो गया हमारा 40 का वर्ग, मतलब 40 × 40। इसको इससे काटा 20 हो गया, ये 5 दूनी 10 मतलब 200 हो गया। 1000 माइनस 200 बराबर ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 800x। यहाँ पे हमारे पास हो गया 800 बराबर 800x, यानी x का मान सॉरी x क्या है, a है ना, ये तो a है ना, ये तो भावनाओं में बहते बहते हमने कुछ और ही लिख दिया। तो a का मान हमारे पास आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हमारी कार को, कौन सी वाली कार, बी वाली कार को ए तक पहुंचने के लिए 40 सेकंड में पहुंचने के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होना पड़ेगा, मतलब हर सेकंड उससे अपना वेग 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो वो पहुंच जाएगी। मैं आपको वापस समझा देता हूं, 3 कारें थी, ए कार थी, बी यहां थी और सी यहां थी, ठीक है। सी ऐसे चल रही है, बी ऐसे चल रही है और ए अपनी डायरेक्शन में ऐसे चली रही है। तो हमने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि बी वाली जो है सी के क्रॉस करने से पहले वो खुद जो है उसको क्रॉस कर ले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने देखा कि यार सी कितना टाइम ले रही, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, 1000 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसका अपेक्षित वेग आया 25, उसने उसमें 40 सेकंड लिए। तो मैंने बोला इसको अगर 40 सेकंड में पहुंचाना है तो उसको कितने त्वरण से चलना पड़ेगा, वो अपन ने निकाला। तो पहले हमने इसका अपेक्षित वेग निकाला कि चल कितने वेग से रही है, 15 से, लेकिन 10 तो ये खुद ही खा गया, मतलब दोनों सेम दिशा में ना, इसलिए माइनस कर रहे हैं। बताया था मैंने आपको, सेम दिशा माइनस विपरीत दिशा प्लस, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5। वेग आ गया, दूरी पता पड़ गई, समय पता है, त्वरण निकाल लिया। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है, मतलब ब्रेक लगाया होगा तुमने तभी तो रुकी, तो 200 मीटर की दूरी पर जाके रुक गई। रुकने के बाद कार के मंदन को एक समान माने और इसका मान निकाले, मतलब आपको डी एक्सेलरेशन निकाले। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण, और रुकने में इसको कितना समय लगेगा, दोनों चीजें निकालनी। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा हमारा। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये उन बच्चों के नाम हैं जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, भले एक ही सही उत्तर दिया हो लेकिन उत्तर इन्होंने जरूर दिया है, ठीक है। चलिए आप सबसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जिन बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया उनको कंग्रेचुलेशंस, और बाकी सारे बच्चे भी इसी तरीके से प्रयत्न करते रहिए। और न्यूमेरिकल के डर को भगाना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, उनको फील करोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज शेयर करना, लाइक करना, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।